हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द कॉन्सेप्ट क्यूरेटर। मैं आपका आतिफ जावेद और आपका मास्टर। क्लास 9 का हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर रखा है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। और आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, तो प्योर नाम आप सुनते हो तो आपके जहन में क्या चीज आती है? तो सबसे पहली चीज आती है कि जैसे घर पे अक्सर आपने सुना होगा दूध वाला दे के जाता है तो लोग कहते हैं कि यार इस दूध वाले से दूध लो क्योंकि ये बहुत प्योर दूध देता है। तो जब वो लोग जनरल अपने लाइफ में जनरली प्योर वर्ड का यूज करते हैं तो वो इस सेंस में करते हैं कि उसमें कोई मिलावट ना हो, कि अगर दूध है उसमें पानी नहीं मिला रहा है तो प्योर है, प्योर दूध है। घी अगर अच्छा है उसमें कोई अलग से चीज नहीं मिलाई गई तो वो प्योर है। इस सेंस में हम प्योर का यूज करते हैं अपने जनरल लाइफ में। हमारे साइंस के उससे देखें तो प्योर को क्या बोला गया है कि प्योर उस सब्सटेंस को बोलेंगे जिसको हम उसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में डिवाइड ना कर सकें तो किसी भी फिजिकल मेथड से, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर मैटर। ठीक है, और इस तरह से मैटर फर्दर डिवाइड होता है प्योर मैटर और मिक्सचर में। और प्योर मैटर फर्दर डिवाइड होता है एलिमेंट में और कंपाउंड में। और एलिमेंट फर्दर डिवाइड होता है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। और इस तरह से आपका कंपाउंड दो तरह के होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। मिक्सचर की बात करें तो वो फर्दर डिवाइड होता है होमोजेनस मिक्सचर और हेटेरोजेनस मिक्सचर में। तो ये हम पूरा डिटेल में इसको अच्छे से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं बच्चों। इस चैप्टर को हम आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि इस चैप्टर को हम कैसे पढ़ेंगे। जो हम मिक्सचर तक एक पार्ट में पढ़ेंगे, फिर सॉल्यूशन को एक हिस्से में पढ़ेंगे और लास्ट में हमारा सस्पेंशन और कोलॉइड बचेगा, वो एक जगह हम पढ़ेंगे। तो प्योर से बच्चों समझ में आया कि जब जनरल लाइफ में हम प्योर वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारा सेंस ये होता है कि उसमें कोई मिलावट ना हो। आई बात समझ में? जैसे कि ये दूध बहुत प्योर है, ये कहने का मतलब ये है कि उस दूध में पानी की मिलावट नहीं है, तो हम उसे क्या बोल देते हैं? प्योर। पर क्या अगर हम साइंस, अगर हम केमिकल केमिस्ट्री के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या दूध जो है वो प्योर है? नहीं है। क्यों? क्योंकि दूध में बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं। कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होते हैं, फैट होता है। सोचो ना, इतनी चीजें मिलके फिर दूध एक फॉर्म में हमें मिलता है, तो वो प्योर है? नहीं है। तो लेकिन तो क्या जो जनरल वर्ड यूज हम करते हैं प्योर, उससे तो हमारे सेंस में यही आती है कि भाई साहब मिलावट नहीं है, इसका मतलब दूध प्योर है। पर क्या केमिस्ट्री के हिसाब से हम कह सकते हैं कि दूध प्योर है? नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स मिलके, अलग अलग चीजें मिलके उसके बाद एक फॉर्म तैयार हुआ है। आई बात समझ में? तो ठीक वैसे अगर हम प्योर सब्सटेंस की बात करें, हमारे प्योर का मतलब ये है, अगर हम दूध को प्योर बोल रहे हैं तो हमारे कॉन्सेप्ट क्या है? हिले हुए कॉन्सेप्ट है बच्चों। तुम कहोगे मास्टर ये बात तो ठीक है, लेकिन जो हमारा दूध वाला है वो प्योर दूध तो देता है, देता है। सही बात है, मिलावट नहीं है। पर क्या ये साइंस के हिसाब से अगर हम इस डेफिनेशन को बोले तो क्या हम सही बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। तो प्योर का मतलब ये हुआ कि वो सब्सटेंस को प्योर बोलेंगे कि उसको हम फर्दर डिवाइड ना कर सकें बाय फिजिकल मींस, उसके केमिकल कांस्टेंट में ना तोड़ सकें, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्योर सब्सटेंस। तो इस तरह से बच्चों अगर हम डिवाइड करते हैं मैटर को, तो चलिए डिवाइड करते हैं हम क्या। अब मैटर देखो, मैटर डिवाइड होगा तो सबसे पहले मैटर किस में डिवाइड होगा? सबसे पहले प्योर और मिक्सचर। किसमें? प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर में। ठीक है, मिक्सचर फर्दर डिवाइड होगा बच्चों होमोजेनस मिक्सचर एंड हेट्रोजेनस मिक्सचर में।
हेट्रोजीनियस मिक्सचर में। आई बात समझ में? प्योर सब्सटेंस ये आपका फर्दर डिवाइड होता है बच्चों एलिमेंट एंड कंपाउंड। और एलिमेंट फर्दर डिवाइड होगा आपका, 3 हिस्से बनेंगे और ये आपने नाम सुन रखे हैं बच्चों, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स एंड मेटलॉइड्स। आई बात समझ में? मेटलॉइड्स को सेमी मेटल भी बोलते हैं आईयूपीएससी के हिसाब से, आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर के हिसाब से मेटलॉइड्स को सेमी मेटल भी बोलते हैं, पर हमारे लिए नाम कौन सा चलेगा? मेटलॉइड्स। और कंपाउंड्स फर्दर डिवाइड होगा बच्चों इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक कंपाउंड एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है, ये हमारा ऑर्डर रहेगा पढ़ने का, तो एक बार आप अच्छे से देख लीजिए बच्चों। प्योर मैटर डिवाइड होगा प्योर सब्सटेंस मिक्सचर में, प्योर सब्सटेंस फर्दर डिवाइड होगा एलिमेंट और कंपाउंड में, एलिमेंट फर्दर डिवाइड होता है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स में। मेटलॉइड्स को आईयूपीएससी ने बोला है कि सेमी मेटल भी बोलते हैं। फिर कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड और मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर। इसी होमोजेनस मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन हम अलग टॉपिक से पढ़ेंगे। और हेट्रोजेनस मिक्सचर। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, substance contains only one type of particle. These particles are similar to one another and cannot be separated into simpler particles by any physical process. ठीक वैसे ही एलिमेंट का डेफिनेशन, और एलिमेंट क्या है? प्योर सब्सटेंस का जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसी को हमने क्या बोला है? एलिमेंट बोला है। तो लिखा है कि एन एलिमेंट इज द simplest form of a pure substance which cannot be split up into two or more simpler substances by any physical or chemical methods. और रॉबर्ट बॉयल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1661 में सबसे पहले एलिमेंट वर्ड का यूज करा था। तो ये देख लो आप डेफिनेशन। ठीक है बच्चों, इसके बाद अब हम एलिमेंट के फर्दर डिवीजन में, ये पहला टॉपिक हमारा प्योर का कौन सा था? एलिमेंट। अब एलिमेंट फर्दर डिवाइड होता है किसमें? मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। अब देखो मेटल बच्चों, अब देखो मेटल जो है वो पीरियोडिक टेबल तुम्हारा कुछ ऐसे बनता है, ये आपका क्या है? पीरियोडिक टेबल है। ठीक है बच्चों, तो ये वाले एस ब्लॉक होते हैं, ये वाले डी ब्लॉक होते हैं और ये वाले एफ ब्लॉक होते हैं और ये सारे ही क्या है? पी ब्लॉक होते हैं। ठीक, अब पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे कि यहाँ एस ब्लॉक और डी ब्लॉक वाले एलिमेंट और एफ ब्लॉक वाले एलिमेंट मेटल होते हैं जनरली। इसमें कुछ आपको नीचे की तरफ जब डी ब्लॉक में और एफ ब्लॉक में आओगे तो इसमें आपको मैनमेड मेटल भी मिलेंगे और आपको नेचुरल मेटल भी एस, पी, एस, डी और एफ में जनरली मिलते हैं। पी ब्लॉक की बात करें बच्चों तो कुछ ऐसे एक डायगोनली स्ट्रक्चर होगा, वो मैं आपको बता दूंगा। ये मेटलॉइड्स होते हैं, ये मेटलॉइड्स होते हैं और बाकी आपके जितने भी होंगे पी ब्लॉक में वो क्या होते हैं? नॉन मेटल होते हैं। ठीक है बच्चों, तो मेटल की बात करें तो एक चीज आप हमेशा याद रखना कि मेटल जो होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, मतलब इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है, और जो इलेक्ट्रॉन देता है इलेक्ट्रॉन की पे चार्ज कौन सा होता है बच्चों? निगेटिव चार्ज होता है। तो अगर किसी में से मान लो तुम एक मेटल एम है उसमें से तुमने एन इलेक्ट्रॉन निकाल लिया तो इस मेटल पे कितना प्लस का चार्ज आएगा? प्लस एन ए आ जाएगा। इसका मतलब कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पे चार्ज कौन सा आता है? पॉजिटिव चार्ज आता है। अब तुम्हारा अगला सवाल होगा कि मास्टर ये बात समझ में नहीं आई कि ये पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, तो थोड़ा हम और बेसिक में चलते हैं बच्चों। कोई भी एटम जो होता है अगर वो एटम प्रेजेंट है ऐसे तो वो हमेशा क्या होगा? न्यूट्रल होगा। और न्यूट्रल कैसे होगा? तो तुम कहोगे कि मास्टर थोड़ा और इसको खोलिए। तो अगर मान लो कोई एटम है बच्चों
तो वो न्यूट्रल तभी होगा जब जितने नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट हो उतना ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो। तो एक बात बताओ, एटम बना किससे होता है? तो एटम बच्चों बनता है आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से मिलके एटम आपका बनता है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं बच्चों? ठीक है। और इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है बच्चों, वो कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। और प्रोटॉन में कितना चार्ज, कौन सा चार्ज होता है बच्चों? ये होता है पॉजिटिव चार्ज। आई बात समझ में? और न्यूट्रॉन जो होता है बच्चों, वो इलेक्ट्रिक, वो चार्ज न्यूट्रल होता है। ये कौन सा होता है? न्यूट्रल होता है। मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब कि एटम को अगर न्यूट्रल रहना है, कोई चार्ज नहीं रहे, कोई चार्ज उस पे ना हो, इसका मतलब क्या होना चाहिए कि जितना निगेटिव चार्ज उसमें हो उतना ही पॉजिटिव चार्ज हो। वो आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे? बैलेंस आउट कर लेंगे। तो इस तरह से जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूं तो बच्चों ये कार्बन है। कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कौन सा होता है? कार्बन 12 होता है बच्चों। क्या होता है? कार्बन 12। एटॉमिक मास कार्बन का कितना होता है? 12, 12। ठीक है। एक और चीज बच्चों कि एक तो चार्ज न्यूट्रल, एटम न्यूट्रल होता है। क्यों? क्योंकि जो उसके बेसिक अगर पद उसको डिवाइड करें तो वो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में टूटता है। और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव होते हैं, प्रोटॉन पे चार्ज पॉजिटिव होते हैं और न्यूट्रॉन पे चार्ज बच्चों क्या होता है? न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल होने की वजह से ये तीनों ही के चार्ज जब आप बैलेंस आउट करोगे तो अगर वो बराबर है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन तो न्यूट्रल आएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वो निगेटिवली चार्ज एटम आएगा। अगर प्रोटॉन के नंबर ज्यादा है तो वो पॉजिटिवली चार्ज एटम आएगा। और दूसरी बात और कि बच्चों जो एटॉमिक मास होता है किसी भी एटम का या मॉलिक्यूल का, तो एटम की बात अगर हम करें इन जनरल तो उसका एटॉमिक मास जो होता है वो सम होता है किसका? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मासेस का सम होता है। और वो तीनों मिलके उसका एटॉमिक मास बनाते हैं। इतनी बात आई आपको समझ में? ठीक है बच्चों। एक और चीज, एक पॉइंट और समझ लो बच्चों कि किसी भी अगर कोई एटम है तो देखो ये क्या है? उसका न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ठीक बात। अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे पर एक बेसिक स्ट्रक्चर आइडिया ले लो आप यहाँ पे कि एक एटम है उसका न्यूक्लियस होगा और यहाँ पे आपका k ऑर्बिट, l, m, n ऑर्बिट, ऐसे ऑर्बिट होंगे। ठीक है। न्यूक्लियस में आपके बच्चों ये न्यूक्लियस हमेशा पॉजिटिव चार्ज होता है। आपने देखा होगा कहीं भी तो प्लस चार्ज दिखा देते हैं। क्यों? क्योंकि प्लस तभी तो हो सकता है जब न्यूट्रल क्या है, न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रल है। इसका मतलब प्लस वाला एक ही तो आपके पास है, प्रोटॉन। प्रोटॉन के पास ही तो पॉजिटिव चार्ज होता है। इसका मतलब आपके न्यूक्लियस में कौन प्रेजेंट होगा? प्रोटॉन तो प्रेजेंट होगा, ये बात तो फैक्ट है कि यहाँ पे कौन होगा बच्चों? कि न्यूक्लियस में आपके क्या होगा? प्रोटॉन तो होगा ही होगा, प्रोटॉन तो होगा ही होगा। और एक और बात आप अभी याद कर लो कि न्यूक्लियस में ही क्या होता है? न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होता है। इसका मतलब कि मास्टर जो न्यूक्लियस में कौन कौन होंगे? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और न्यूट्रॉन क्या होता है? न्यूट्रल होता है। प्रोटॉन पे चार्ज क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज होता है। इसलिए न्यूक्लियस पे जो ओवरऑल चार्ज आता है वो क्या आता है? पॉजिटिव आता है। ये बात हमें समझ आ गई। अब ऑर्बिट्स में क्या होते हैं बच्चों? इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बात समझ में आ रही है ना? आ रही है? ठीक बात। अब एक बात बता, अगर मुझे एटम पे चार्ज बढ़ाना हो या निकालना हो तो हम किसके साथ खेल सकते हैं? क्या इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है कि नहीं? न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन अंदर है, अंदर से ये बाहर से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं ना? तो प्रोटॉन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है ना? इसलिए जब भी आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉन के साथ ही हम छेड़छाड़ करते हैं कि इलेक्ट्रॉन को निकाल लिया तो पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि अब देखो इलेक्ट्रॉन, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो कार्बन 12 है, इसका मतलब और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 6 होता है ना? 6। ठीक बात है। इसका मतलब बच्चे ये जो एटॉमिक नंबर है ये आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकता है और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो सकता है ना? क्यों? क्योंकि मैं ये कह रहा हूं कि बच्चों कि जितने इलेक्ट्रॉन तुम्हारे, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स न्यूट्रल एटम के लिए हमेशा क्या होंगे?
बराबर होंगे। इसका मतलब अगर मैं आपसे कहूं कि ये Z जो है वो क्या डिनोट कर रहा है, तो न्यूट्रल के केस में ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को तो डिनोट कर रहा है, पर हमेशा यूनिवर्सल अगर एक स्टेटमेंट बोले जो हमेशा सही होगा, तो Z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है कि नहीं? ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों यहां से हमें एक बात तो समझ में आ गई कि Z क्या देगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स देगा। ठीक है, और न्यूट्रल के केस में यही क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। इतनी बात हमें समझ में आती है। तो देखो, अब हम अगर किसी न्यूट्रल में से n इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो प्लस के चार्ज, ठीक, पहले मान लो कि यहाँ 6 प्रोटॉन थे और 6 इलेक्ट्रॉन थे, ठीक, हमने इसमें से 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लिया, निकाल दिया, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बचे। आई बात समझ में? अब बता, 2 इलेक्ट्रॉन कितने पॉजिटिव चार्ज को कैंसिल आउट कर सकता है, 2 को, तो बचे कितने, 4 प्रोटॉन तो बचे ना यहाँ, और ये 4 प्रोटॉन कितना दे देंगे चार्ज, +4। तो क्या मैं वही तो बोल रहा हूं कि जितना इलेक्ट्रॉन निकालोगे उतना ही प्लस का चला जाएगा। आई बात समझ में? इसका मतलब कि जो मेटल होते हैं बच्चों, वो हमेशा किस टाइप के होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, मतलब वो इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं और देते हैं तो उन पे चार्ज कौन सा आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ये बात तो हमें समझ में आ गई मास्टर, लेकिन अगर एक और बात बताएं, मेटल की बड़ी खास बात है, ये फैलता बहुत जल्दी है। क्या होता है, फैलता बहुत जल्दी है। कैसे फैलने से मतलब मास्टर, अरे ये बिछ जाता है बिल्कुल, और बिछने की ही प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, मैलिएबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैलिएबल। मैलिएबल का मतलब होता है बच्चों कि ये किस में कन्वर्ट हो सकता है, शीट्स में कन्वर्ट हो सकता है, कैन बी फॉर्म्ड इनटू शीट्स, मतलब ये चादर की तरह इनको हम शेप दे सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, मैलिएबल होते हैं, कि पिच जाते हैं, फैल जाते हैं। अच्छा, एक और बात कि ये वायर की तरह, धागे धागे की तरह ये ऐसे स्ट्रेट भी हो सकते हैं, और उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं, डक्टाइल। तो मेटल क्या होता है बच्चों, डक्टाइल होता है, थ्रेड की स्ट्रक्चर में या वायर के स्ट्रक्चर में, वायर के स्ट्रक्चर में भी इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक और प्रॉपर्टी इसकी आती है कि जब मेटल पे आप हथौड़ा मारोगे तो एक आवाज सुनाई देगी, और वो आवाज प्रोड्यूस कर पाता है, इसीलिए साइंटिस्ट ने सोचा कि एक टर्म ही दे देते हैं, और उस टर्म को उन्होंने बोला कि मेटल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सोनोरस होते हैं। कैसे होते हैं, स्नोरस होते हैं। कैसे होते हैं, स्नोरस होते हैं। ये बात हमें समझ में आ गई। तो मैलिएबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, स्नोरस होते हैं, इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। इतनी बात अपने को समझ में आती है ना? ठीक है, फिर एक और चीज कि जो मेटल की सरफेस होती है वो चमकीली होती है, और चमकने की प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, लस्ट्रस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लस्ट्रस बोलते हैं। तो मेटल गैस की एक और प्रॉपर्टी आ गई, लस्ट्रस प्रॉपर्टी। ठीक है, कि उनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, कि लस्टर होती है, और इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है बच्चों, वो बहुत ही हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनमें देखा जाता है, सिर्फ एक को छोड़ के, और जिसका नाम है मरकरी। मरकरी, मरकरी का क्या होता है, वो रूम टेम्परेचर पे ही पिघल जाता है। इसका मतलब कि जो मेटल होंगे वो सॉलिड के फॉर्म में अक्सर आपको देखेंगे, पर मरकरी को छोड़ के, क्योंकि मरकरी रूम टेम्परेचर में ही कैसे होता है, लिक्विड के फॉर्म में आता है। एक और एग्जांपल आपको देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा, सॉरी, देखने को क्या नहीं मिलेगा। नॉन मेटल के केस में जो बोरोन होता है वो भी रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक वैसे ही मरकरी भी। मेटल जनरली सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे, पर जो मरकरी होता है वो रूम टेम्परेचर पे बच्चों कैसे में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। इसका मतलब कि मास्टर मेटल का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा वो कैसा होगा, हाई। कैसा होगा, हाई, बिल्कुल। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। दूसरी बात क्या आती है कि जो मेटल्स होते हैं उनकी सरफेस एक तो शाइनिंग होती है, तो शाइनिंग कैसे, वो हमारे आंख में चमक रहा है, क्यों चमक रहा है, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो मेटल की सरफेस रिफ्लेक्टिविटी भी उनमें क्या होती है बच्चों, ज्यादा होती है। और मेटल की बात ही क्या करनी, हमें तो ऑलरेडी पता है
क्या पता है कि मेटल बड़े अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के। आई बात समझ, कोई डाउट है इसमें? नहीं है। अगर आपको कहना है कि मास्टर इलेक्ट्रिसिटी तो समझ में आ रही है क्योंकि हम जो तार यूज करते हैं उसमें हमेशा मेटल यूज करते हैं, तो एक बात बताओ मास्टर, ये हीट वाला चक्कर क्या है? तो कोई मसला नहीं बच्चे, अपने घर से एक चम्मच लो, उसको आग पे ऐसे रख दो और 2 मिनट के बाद तुम्हारे हाथ पे प्यारे प्यारे से लाल कलर के दाग पड़ेंगे और तुम्हारे हाथ से वो चम्मच छूट जाएगा। क्यों छूटेगा? कि मास्टर वो हमने तो टिप जलाई थी चम्मच की, तो ये हैंडल क्यों जलने लगा? क्यों? क्योंकि मेटल अच्छे कंडक्टर होते हैं हीट के। एक सिरे से दूसरे सिरे तुरंत हीट पहुंचेगी, हाथों में एक जलन महसूस होगा और आप मम्मी मम्मी चिल्लाने लगोगे। तो एक अच्छा कंडक्टर होता है, ये बात हमें समझ में आ गई। तो ओवरऑल अगर हम आपसे बात करें और कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि अगर मेटल के केस में पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर मेटल में सबसे हैवीएस्ट मेटल होता है तो वो कौन सा होता है बच्चों? वो होता है आपका ऑस्मियम होता है। हैवीएस्ट मेटल जो होता है वो कौन सा होता है? ऑस्मियम होता है बच्चों। कौन सा? ऑस्मियम होता है। और लाइटेस्ट सबसे हल्का मेटल तो वो आपका होता है लिथियम होता है बच्चों। क्या होता है? लिथियम होता है। आई बात समझ में? अगर हम कहें कि कॉइनेज मेटल किसको बोलते हैं तो कॉपर सिल्वर गोल्ड को हम क्या बोलते हैं? कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं। कॉपर सिल्वर गोल्ड इनको हम क्या बोलते हैं? कॉइनेज मेटल्स बोलते हैं। और इनके बॉइलिंग हाईएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट किसका सबसे ज्यादा होता है? तो मेल्टिंग पॉइंट आपका सबसे हाईएस्ट जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका टंगस्टन का होता है। किसका होता है? टंगस्टन का होता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे? W से। इसीलिए जो फिलामेंट होता है बल्ब का वो किसका बना होता है बच्चों? टंगस्टन का बना होता है। और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो अपना प्यारा सा मरकरी जो रूम टेम्परेचर पे किसमें पाया जाता है? लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है। तो इस तरह दोस्तों हमारे पास अगर हम कहें कि हैवीएस्ट ऑस्मियम है, लाइटेस्ट लिथियम है, क्वाइनेस्ट कॉपर सिल्वर गोल्ड, लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट मरकरी, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट आपकी किसकी होती है? टंगस्टन की होती है। तो एक बात बताओ, सबसे ज्यादा जेवर और जवाहरात जो बनते हैं वो किसके बनते हैं? सोना के। इसका मतलब मास्टर वो मेलिएबल बहुत अच्छा होता है। तो हाईएस्ट अगर सबसे ज्यादा मेलिएबल प्रॉपर्टी किसमें होती है तो सोने में होती है, जिसको हम AU से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी को हम प्यार से क्या बोलते हैं? गोल्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोल्ड बोलते हैं। और डक्टिलिटी की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी जिस मेटल में देखी गई है बच्चों उसको हम क्या बोलते हैं? सिल्वर बोलते हैं। और प्यार से उसे हम क्या बोलते हैं? चांदी बोलते हैं। तो ये हमें मेटल की ये पूरी प्रॉपर्टी है। एक बार फिर से सुन लो कि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल होते हैं जो इलेक्ट्रॉन देना पसंद करते हैं, तो इसलिए वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर होते हैं। मैलिएबल की प्रॉपर्टी होती है, मतलब उनको हम शीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी होती है, डक्टाइल होते हैं। इसका मतलब उसको हम वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो उनमें एक आवाज निकाल प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी होती है, तो उसको स्नोरस बोलते हैं। उनकी जो सरफेस होती है वो शाइनिंग टाइप की होती है और उस शाइनिंग की वजह से रिफ्लेक्टिबिलिटी बहुत अच्छी होती है और इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं लस्ट्रस होना। ठीक है, जो ये मेटल्स होते हैं वो बड़े अच्छे कंडक्टर होते हैं किसके? हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। और फिर आती है बात कि सारे ही सॉलिड के फॉर्म में पाए जाते हैं क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, एक्सेप्ट मरकरी के जो रूम टेम्परेचर पे किस फॉर्म में पाया जाता है? लिक्विड के फॉर्म में पाया जाता है दोस्तों। और हमने फिर कुछ एग्जांपल पढ़े कि कौन कौन से एग्जांपल कि सबसे ज्यादा हैवीएस्ट मेटल कौन सा होता है? ऑस्मियम होता है बच्चों। फिर सबसे लाइटेस्ट मेटल कौन सा होता है? वो लिथियम होता है दोस्तों। और फिर कॉइनेज मेटल की एग्जांपल अगर हम कहें तो कॉपर सिल्वर और गोल्ड होते हैं। और हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट अगर बात करें तो टंगस्टन का होता है जो हम बल्ब में यूज करते हैं, एलईडी वाला नहीं, वो पीलिया वाला बल्ब जो होता है। और जो लाइटेस्ट लोवेस्ट तुम्हारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मरकरी का होता है। और हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल में बच्चों टोटल 91 आपके मेटल्स होते हैं। आई बात इतनी समझ में आई ना? लिख लें, चलो लिखते हैं। तो मेटल के बारे में ये हमने लिख लिया, जो जो पढ़ा है बच्चों यह लिखा है, आप एक बार इसको देख लो। अब नॉन मेटल की बात करें बच्चों तो देखो जो जो मेटल्स की प्रॉपर्टी होंगी ठीक उसके उल्टा मैक्सिमम प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की होती है।
जैसे कि मेटल को क्या पसंद था, इलेक्ट्रॉन देना, तो नॉन मेटल को क्या पसंद है, इलेक्ट्रॉन का लेना। और इलेक्ट्रॉन लोगे तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रल था, तो प्रोटॉन के नंबर और इलेक्ट्रॉन के नंबर सेम थे, इसलिए एटम क्या था, न्यूट्रल था। जब इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करोगे तो इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रोटॉन से ज्यादा, और जितने इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे उतने इलेक्ट्रॉन के नंबर प्रोटॉन से ज्यादा, और जितने ज्यादा उतना ही उस पर क्या आ जाएगा, चार्ज, निगेटिव का चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब बच्चों अगर मैं कहूं कि ये कोई नॉन मेटल है, इसमें हमने n इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो इस पे कितने निगेटिव चार्ज आएंगे, कितने का निगेटिव चार्ज आएगा बच्चों, -n का। आई बात समझ में आई ना। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं कि नॉन मेटल जो होता है बच्चों वो कैसा होता है, इलेक्ट्रो निगेटिव प्रॉपर्टी होती है। मतलब इलेक्ट्रॉन का, इसको लेना इलेक्ट्रॉन का पसंद है, इसकी पसंद क्या है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना, तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिव प्रॉपर्टी होती है। दूसरी बात, अब देखो मैं मेटल से तुमको कंपेयर करा दे, इसको याद करा देता हूँ। मेटल मैलिएबल होता था ना, नॉन मेटल क्या होगा, नॉन मैलिएबल होगा। ये इसमें नॉन मैलिएबल होगा। इसमें मेटल्स में क्या होती थी, डक्टिलिटी पाई जाती थी, नॉन मेटल्स में डक्टिलिटी नहीं पाई जाएगी, डक्टिलिटी भी नहीं पाई जाएगी। मेटल क्या होता था, साउंड प्रोड्यूस करता था, स्नोरस था, लेकिन नॉन मेटल नॉन स्नोरस होगा, नॉन स्नोरस होगा। ठीक, मेटल्स क्या था कि उसपे लस्टर होते थे, शाइनिंग होती थी, यहाँ नहीं मिलेगी, लस्टर की प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी, तो अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं होगा। मेटल्स की बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होती थी, ज्यादा होती थी, और यहाँ पे नॉन मेटल की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट मेटल के कंपेरिजन में क्या होती है, कम होती है। और इसमें जो ब्रोमीन होता है वो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, लिक्विड के फॉर्म में पाया जाएगा। ठीक है, और ये बहुत मतलब पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, एक्सेप्ट ग्रेफाइट। ये ग्रेफाइट क्या होता है, ये कार्बन का एक फॉर्म होता है बच्चों, और ये तुम्हारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, और ये बहुत सॉलिड, जो सबसे ज्यादा सॉलिड स्ट्रक्चर होता है वो किसका होता है, कार्बन का ही होता है। एक स्ट्रक्चर उसका होता है डायमंड। तो आपको दो स्ट्रक्चर याद रखो अभी के लिए, एक होता है कार्बन डायमंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, और एक कार्बन ग्रेफाइट के में करता है। एक और होता है फ्लोरीन, उसको छोड़ दो, तुम डायमंड और ग्रेफाइट याद रखो, ये दो फॉर्म होते हैं कार्बन के। ठीक है, तो ये तुम्हारा सबसे ज्यादा मजबूत जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरे नॉन मेटल का, वो कौन होता है, डायमंड होता है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। ठीक है, अब यहाँ पे आता है कि जो रिएक्टिविटी की बात करें तो नॉन मेटल में सबसे ज्यादा रिएक्टिव जो होता है वो कौन होगा बच्चों, फ्लोरीन होता है। कौन होता है, फ्लोरीन। सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन हो जाता है। और सबसे कम अगर मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट किसी की होती है नॉन मेटल में, तो उसमें किसका नाम आता है बच्चों, हीलियम का नाम आता है। किसका नाम, हीलियम का नाम आता है। ठीक है, तो आइए नॉन मेटल को भी लिख लेते हैं अच्छे से बच्चों। तो ये हमारा नॉन मेटल है बच्चों, और नॉन मेटल के बारे में देखो कि हमने लिख रखा है, जो पढ़ा अभी आपको मैंने बताया है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होती है, ग्रेफाइट को छोड़ के बाकी सारे पुअर कंडक्टर होते हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, ना ही मेलिएबल होते हैं, ना ही डक्टाइल होते हैं, लस्ट्रस और सोनोरस भी नहीं होते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है। टोटल 20 नॉन मेटल पाए जाते हैं। ब्रोमीन जो होता है सिर्फ ऐसा नॉन मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड के फॉर्म में होता है। सबसे ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन होता है। लोएस्ट मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हीलियम के होते हैं। मेल्टिंग हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट और हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट कार्बन डायमंड के स्ट्रक्चर में जो होता है उसका होता है। और नॉन मेटल में जो बेस्ट कंडक्टर होता है वो कौन होता है, कार्बन ग्रेफाइट के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, तो अब अगला एक तो हमारा बचा है, वो अगला पार्ट है मेटलॉइड्स का। कौन है बच्चों, और मेटलॉइड्स जो होता है बच्चों उसकी बड़ी सिंपल सी बात है कि जो मेटल और ना ही मेटल है ना ही नॉन मेटल है, इन दोनों के बीच का जो प्रॉपर्टी होती है वो पाई जाती है, जिनमें उनको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड्स बोलते हैं। तो मेटलॉइड्स के बारे में लिख लेते हैं बच्चों। तो मेटलॉइड्स बच्चों वो होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल के इंटरमीडिएट होती हैं,
और उसके एग्जाम्पल हैं जर्मेनियम, सिलिकॉन, आर्सेनिक और एंटीमनी। ठीक है बच्चों, तो अगला टॉपिक है बच्चों कंपाउंड। और कंपाउंड क्या होता है? बेसिकली कंपाउंड उस सब्सटेंस को हम बोलते हैं जो किसी एक या दो से ज्यादा एलिमेंट से मिलकर बनते हैं और वो फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बाय मास, उनका जो मास होगा वो एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में उसमें प्रेजेंट होगा। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या डेफिनेशन नाम दे देते हैं? कंपाउंड बोलते हैं। जैसे अगर पानी का एग्जांपल ले लें बच्चों हम, जैसे H2O। तो H2O में आप देखो दो हाइड्रोजन है और एक क्या है? ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन का मास कितना रहा होगा? 2 और ऑक्सीजन का 16। तो अगर ये डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 1:8 का रेशियो। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है? 1:8। और ये हमेशा क्या रहेगा? ये रेशियो फिक्स्ड रहेगा। आप पानी कहीं से भी उठा के लाओ, आसमान से, चांद से, या फिर प्योर वाटर, फिल्टर्ड वाटर, आरओ वाटर, समुद्र का पानी, नाली का पानी, जो रेशियो आएगा हमेशा क्या आएगा? 1:8। ठीक वैसे ही अगर मीथेन की बात करें तो मीथेन कैसे बनता है? CH4, ये क्या होता है? मीथेन होता है। और मीथेन में देखो बच्चों, जो कार्बन है उसका कितना मास है? तो एक कार्बन। तो एक कार्बन का मास कितना हुआ? 12 मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास। और हाइड्रोजन 4, तो कितने हो गए? 4। आई बात समझ में? तो इसका रेशियो कितना हो जाएगा? 3:1। तो ये हमेशा ही क्या रहेगा बच्चों? इसका रेशियो मीथेन जब भी मिलेगा तो कार्बन और हाइड्रोजन का जो मास रेशियो होगा वो किसके रेशियो में क्या होगा? 3:1 का होगा। वैसे ही अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो इसमें कार्बन 1, तो उसका एटॉमिक मास 12 और ऑक्सीजन 2, तो एटॉमिक मास कितना, मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया? 32। तो इनका रेशियो कैसे आएगा? 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32। तो ये रेशियो CO2 का, कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा क्या रहेगा? 3:8। तो फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास जो होता है उसमें वो प्रेजेंट होते हैं। एक और चीज कंपाउंड की खास बात है कि जो कंपाउंड में एलिमेंट ले प्रेजेंट होते हैं, जैसे कार्बन, इसमें मीथेन में कार्बन और हाइड्रोजन है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है। तो अगर आप अलग अलग प्रॉपर्टीज देखो, कार्बन की अलग प्रॉपर्टीज देखोगे तो कुछ अलग आएगा और ऑक्सीजन की कुछ प्रॉपर्टीज अलग होंगी। लेकिन जब वो मिलके कार्बन डाइऑक्साइड बना देंगे तो इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल ही अलग आएगी। अपने कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट जिससे वो बना है उनके जैसा इसमें प्रॉपर्टीज नहीं होता है, वो अलग प्रॉपर्टीज आती हैं। तो कंपाउंड की प्रॉपर्टीज अब उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट से अलग आते हैं। एक और बात कि जब ये फॉर्मेशन होगा कंपाउंड की तो या तो एनर्जी रिलीज होगी या तो वो एनर्जी देगा। इसका मतलब एनर्जी एक्सचेंज होता है। ये बात हमें समझ में आती है। एक और बात कि अगर मैं कहूं कि CO2 दिया, CO2 हमारे पास है बच्चों, और इस CO2 को तुम कार्बन और ऑक्सीजन को अलग कर दो तो क्या हम इसको अलग कर पाएंगे? तो हम फिजिकली इसको अलग नहीं कर सकते। तो ये हमारे कंपाउंड की कुछ बातें हो गई। कुछ एग्जांपल देख लें कि कुछ कंपाउंड के एग्जांपल, ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं, हम कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जो हमें अक्सर सुनने को मिलेगा। जैसे अमोनिया की बात करें तो अमोनिया की बच्चों जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? NH3। ग्लूकोज की बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज का है। सुक्रोज की बात करें, जो हम शुगर यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? सुक्रोज होता है, वो उसका होता है C12H22O11। ठीक है, तो ये हमारा किसका होता है? ये हमारा सुक्रोज हो गया। नाइट्रिक एसिड की बात करें तो वो क्या हो जाता है बच्चों? HNO3। मीथेन की बात करें तो वो क्या हो जाता है? CH4। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो वो क्या हो जाता है? H2SO4। अमोनियम क्लोराइड की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? NH4Cl। तो इस तरह से कुछ हमारे कंपाउंड है। तो कंपाउंड हमें समझ में आ गया कि कंपाउंड क्या होता है कि दो या दो से ज्यादा एलिमेंट मिलके जो सब्सटेंस बनाते हैं उसे हम कंपाउंड बोलते हैं। वो जो एलिमेंट कंबाइंड होंगे उनका हमेशा रेशियो बाय मास हमेशा क्या होगा? फिक्स्ड होगा। हम फिजिकल मेथड से फिजिकली इसको हम सेपरेट, इसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स में सेपरेट नहीं कर सकते। और एक और चीज कि
कुछ कंपाउंड्स ये हो गए, और एनर्जी का एक्सचेंज होता है। और एक और चीज कि जो तुम्हारा कंपाउंड होगा बच्चों, उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होंगी बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं, जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, ये सारी चीजें हमेशा क्या रहेंगी, फिक्स्ड रहती हैं, ये चेंज नहीं होती हैं। ठीक है, तो ये सारे कंपाउंड के प्रॉपर्टीज हैं, तो इसको हम लिख लेते हैं बच्चों। प्योर सब्सटेंस विच इज made of two or more elements combined chemically in a definite proportion by mass is called compound. Constant element of a compound cannot be separated by physical method. Compound is a homogeneous substance, and this means that a compound has the same properties and composition throughout the mass. A compound has a fixed set of physical properties as the melting point, boiling point, density, solubility. Properties of a compound are entirely different from those of its constituent element, and formation of compound is accompanied by evolution or absorption of energies. तो ये हमारे कंपाउंड के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो देख लो अच्छे से एक बार। अमोनिया, ये क्या होता है बच्चों, NH3। नाइट्रिक एसिड, ये क्या होता है, HNO3। सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या होता है, H2SO4। ग्लूकोज, ये होता है C6H12O6। सुक्रोज, इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, शुगर, ये होता है C12H22O11। ठीक है, फिर मीथेन, ये आपका होता है CH4। इस तरह से बहुत सारे होते हैं, पर हम ये एग्जांपल्स ध्यान में रखेंगे। देख लो